शेरों की पहाड़ों में एक पुरानी वार्निंग है जो अब ज़्यादा ऊंची आवाज़ में नहीं दी जाती, क्योंकि कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें बोलना तवज्जो को अपनी तरफ खींच लेता है, और वहाँ तवज्जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है। उसे रेवन मॉकर कहा जाता है। ना ये मुकम्मल परिंदा है ना इंसान, ये दोनों के दरमियान कुछ ऐसी चीज़ है जो ज़रूरत पड़ने पर दोनों शक्लें इख्तियार कर लेती है। मैंने पहली बार इसके बारे में एक पुरानी कहानी में सुना जो अपलेचियन के पहाड़ों के करीब आग के गिर्द सुनाई जा रही थी। जैसे ही इसका नाम लिया गया सब खामोश हो गए, जैसे इसका जिक्र ही इसे मुतवज्जो कर सकता हो। कहा जाता है कि रेवन मॉकर मरने वाले इंसान के आखिरी लम्हे चुरा लेता है। ये शिकार नहीं करता जैसे परिंदा, ये तब आता है जब कोई पहले ही मर रहा हो और उसकी बची हुई ज़िंदगी भी ले जाता है। लेकिन सबसे खौफनाक बात उसका ज़ाहिर होना है। कभी ये एक स्याह परिंदे की शक्ल में दरख्तों के ऊपर चक्कर लगा रहा होता है जब कोई बीमार हो, और कभी ये एक बारीक इंसानी शक्ल में होता है जिसके पर होते हैं मगर वो पर कुदरती नहीं लगते, और वो आग की रोशनी से थोड़ा बाहर खड़ा होता है, और हमेशा हमेशा तुम उसे देखने से पहले उसे सुन लेते हो। ऐसी आवाज़ जैसे दूर कहीं परिंदों के पर रगड़ रहे हों, और साथ में एक टूटी हुई सरगोशी, जैसे कोई दुआ की नकल कर रहा हो मगर अल्फाज भूल गया हो। एक बुज़ुर्ग ने मुझे एक बात कही जो मैं आज तक नहीं भूला। जहाँ परिंदा नहीं होना चाहिए वहाँ पर अगर परवाज़ की आवाज़ सुनो तो ऊपर मत देखना, क्योंकि एक बार तुमने उसे देख लिया तो वो जान लेता है कि तुम उसे देख सकते हो। और चिरोकी कहानियों में यही वो लम्हा होता है जब तुम उसकी नज़र में आ जाते हो। मैंने कभी ऐसी चीज़ों पर यकीन नहीं किया था, मैं ख़ुद को यही कहता रहा। नस्लों से चलने वाली कहानियाँ वक्त के साथ बढ़ा चढ़ा कर सुनाई जाती हैं। लोग खौफ में बातें बढ़ा देते हैं, यादें धुंधला जाती हैं और अंधेरा खला को भर देता है। मैं समझता था कि रेवन मॉकर भी ऐसी ही एक कहानी है, एक और तो हम परस्ती में लिपटी हुई वार्निंग। यहाँ तक कि वो रात आई जब मैंने उसे सुना। मैं चिरोकी इलाके के किनारे अकेला कैंप लगा कर बैठा था, एपलेचियन के गहरी पहाड़ी हिस्सों के करीब। न फ़ोन का सिग्नल था, न कोई सड़क, सिर्फ एक छोटी सी आग और ऐसी खामोशी जो हद से ज़्यादा मुकम्मल लग रही थी, जैसे फितरत भी सुन रही हो। पहली आवाज़ वाज़ेह नहीं थी, बहुत हल्की, जैसे टूटी हुई परों से हवा को घसीटने की आवाज़ दरख्तों के ऊपर कहीं से आ रही हो। मैं खुद ब खुद ऊपर देखने लगा। कुछ नहीं था, सिर्फ शाखें, लेकिन आवाज़ जारी रही, चक्कर लगाते हुए। न गुज़र रही थी न जा रही थी, बल्कि घूम रही थी। शुरू में आहिस्ता, फिर मज़ीद करीब, जैसे जो भी था उसे नीचे कुछ दिलचस्प मिल गया हो। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये कोई उल्लू होगा या हवा, लेकिन फिर आग बदल गई। शोले एक तरफ झुक गए, हवा की सिमत में नहीं बल्कि उस चीज़ की तरफ जो मेरे ऊपर हरकत कर रही थी। और उसी लम्हे मुझे समझ आया, वो आवाज़ अब बेतरतीब नहीं थी, वो जवाब दे रही थी मुझे। जब भी मैं हिलता वो भी हिलती, जब भी मैं सांस लेता वो रुकती, फिर दोबारा मेरे साथ हो जाती, जैसे वो मेरी रफ्तार सीख रही हो, अंधेरे में मेरे वजूद को समझ रही हो। और फिर मुझे सरगोशी सुनाई दी, लफ्ज़ नहीं, लफ्ज़ों जैसी आवाज़, जैसे कोई इंसान बनना भूलकर दोबारा याद करने की कोशिश कर रहा हो और हर लम्हे मेरे करीब आ रहा हो। उसके बाद मैंने दोबारा ऊपर नहीं देखा, लेकिन मुझे मालूम था कि वो अब भी वहीं है, घूम रहा है, सब्र के साथ। उस लम्हे का इंतज़ार कर रहा है जब मैं आखिरकार उसे मुकम्मल तौर पर तस्लीम करने की गलती कर बैठूँगा। मैंने गलती उसी लम्हे की जब मैंने समझा कि फ़ासले का मतलब हिफाजत है, क्योंकि आखिर में वो कैंप के गिर्द नहीं घूम रहा था, वो मेरे गिर्द घूम रहा था। कुछ देर बाद आवाज़ बदल गई, परिंदों जैसे परों की घसीटने वाली आवाज़ जो दरख्तों के ऊपर थी आहिस्ता आहिस्ता दूर महसूस होना बंद हो गई। वो तहदार होने लगी, करीब। अब वो जंगल के ऊपर नहीं थी बल्कि उसके अंदर थी, जैसे ऊपर और इर्द गिर्द के दरमियान की जगह ख़त्म हो गई हो। आग बग़ैर हवा के मध्यम होने लगी, बस आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई, जैसे कोई गैर मरई चीज़ उसकी गर्मी को टुकड़ों में खींच रही हो। तब मुझे पहली बार समझ आया कि बुज़ुर्ग जब कहते हैं कि रेवन मॉकर सिर्फ ज़ाहिर नहीं होता, वो तवज्जो के अंदर दाखिल होता है। अब मैं उसे सिर्फ सुन नहीं रहा था, मैं उसे महसूस कर रहा था। हवा में दबाव था, जैसे जंगल खुद मेरी सांसों की तरफ झुक रहा हो।
میں بالکل ساکت ہو گیا، زیادہ ہی ساکت، کیونکہ مجھے وارننگ یاد آ گئی تھی۔ اگر اسے پتہ چل جائے کہ تم نے اسے دیکھ لیا ہے تو وہ دکھاوا چھوڑ دیتا ہے، اور یہی ہوا۔ سرگوشی نے گھومنا بند کر دیا، حرکت رک گئی، سب کچھ رک گیا، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے بھی، یہاں تک کہ ہوا بھی۔ اور پھر وہ خاموشی آئی جس میں لگتا ہے فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے، اور آگ کی روشنی کے بالکل پیچھے سے کچھ آگے بڑھا، مکمل نظر آنے والا نہیں، مکمل شکل والا نہیں، ایک ایسی ہستی جو طے نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ پرندہ ہے یا انسان، اور دونوں صورتوں میں غلط لگ رہی تھی۔ اس کی موجودگی نے اندھیرے کو موڑ دیا تھا، جیسے حقیقت خود اسے بیان نہیں کرنا چاہتی ہو۔ اور پھر اس نے بات کی، آواز میں نہیں بلکہ ایسی چیز میں جو میری ہی خوف کو واپس میرے پاس لے آئی، بالکل درست شکل میں، جیسے اس نے میرے ڈر کو سیکھ لیا ہو اور اسے زبان بنا لیا ہو۔ اور اسی لمحے مجھے اس کہانی کی سب سے خوفناک حقیقت سمجھ آئی۔ ریون موکر تمہارا شکار نہیں کرتا، وہ اس وقت تک سنتا رہتا ہے جب تک تم اسے محسوس نہ کر لو، اور پھر وہ بالکل وہی بن جاتا ہے جو اسے محسوس کرنا ہوتا ہے۔